चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं सेकेंडरी वालों के लिए जो सप्लीमेंट्री की तैयारी कर रहे हैं या बिहार TG2 या मध्य प्रदेश लाइनमैन अटेंडेंट या अन्य कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। कोशिश करिएगा, इनको देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज स्टेटर धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे होते हैं, 120 डिग्री के कोण पे होते हैं, 180 डिग्री के कोण पे होते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसमें जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 180 120 डिग्री। ठीक है, जो आपका ठीक मान लीजिए, देखिए 3 वाइंडिंग हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, R Y B। ठीक, तो आपने इंडक्शन की वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ा होगा कि जब स्टेटर पर हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस स्टेटर वाइंडिंग में क्या होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक है, रोटेटिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्पीड कितनी होती है, ये होती है NS = 120 F/P। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड होती है। ठीक, जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक, अब जो फ्लक्स जनरेट होते हैं वो क्या होते हैं, अगर मान लीजिए इसके बीच में लेंगे एंगल तो 120 डिग्री होगा, इनके बीच में लेंगे तो 120 डिग्री होगा, इनके बीच में लेंगे तो 120 डिग्री। मतलब दो फेजों के बीच में, या कह सकते हैं जो आपका फ्लक्स जनरेट होगा उसके बीच में कितना डिग्री का अंतर होगा, 120 डिग्री का। जो पहला जो फ्लक्स जनरेट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, φm sin ωt। ठीक, ये पहला फ्लक्स हो गया। ठीक, इसको बोल दिया हमने R फेज के लिए। दूसरा क्या होगा, y φmax sin ωt। अब यहां ωt प्लस क्या हो जाएगा, 120 डिग्री का अंतर आ जाएगा दोनों में। ठीक, और अगर हम उसको ले लें RYB, B का ले लेंगे तो B क्या हो जाएगा, φmax sin ωt प्लस 240 हो जाएगा डिग्री। ठीक, डिग्री। अब इन तीनों का जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, रिजल्टेंट वो क्या होता है, 3/2 होता है। क्या होता है, 3/2 होता है। 3/2। ठीक, 3/2 होता है डिफरेंस, या कुछ बुकों में आपको मिलेगा 1.5। ठीक, नोट कर लीजिए। करवा देंगे, मैंने तो पढ़ने वाला। ठीक, बहुत टेंशन में रहता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप का मान होगा। ठीक है, 1 होगा, 0 होगा, इनफाइनाइट होगा और नन। देखिए स्टैंड स्टिल कंडीशन में क्या होता है, देखिए पहले समझ लीजिए स्लिप क्या होता है। स्लिप इक्वल टू क्या होता है, स्लिप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये होता है NS - NR अपॉन NS, ये आपका स्लिप हो गया। यस सर। ठीक, अब स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर क्या होगा, रुका होगा, तो उस कंडीशन में NR की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, NR = 0, यहां वैल्यू लिख दीजिए। तो S = NS - 0 अपॉन NS, तो हो जाएगा आपका NS अपॉन NS। तो ये हो जाएगा आपका 1।
तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। 1 ठीक। यस सर और अगर मान लीजिए रोटर की स्पीड ns के बराबर हो जाए, ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन की जाए तो उस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कोई पूछ सकता है आपसे, तो यहां पर रख देंगे s इक्वल टू ns माइनस ns अपॉन ns, तो 0/ns, तो हो जाएगा इनफाइनाइट। उस समय उस कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट नहीं सॉरी, तब स्लिप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तब उस कंडीशन पे ये हो जाएगा आपका 0। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जाम में पूछा गया है। कह रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई वोल्टेज तथा टार्क के बीच रिलेशन है। देखिए इंडक्शन मोटर में आपके 2 टार्क होते हैं, ठीक है, दोनों मैं बता देता हूं। एक होता है आपका स्टार्टिंग टार्क, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टीएस से, किससे, टीएस से। टीएस इक्वल टू होता है के टाइम्स E2 स्क्वायर R2 बाई Z2 का स्क्वायर। ठीक, अब अगर यहां से हम यहां अगर टीएस की वैल्यू निकालें तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होता है, तो इस टार्क इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के V2 स्क्वायर R2 स्क्वायर बाई Z2 स्क्वायर। ठीक ठीक, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे जो टार्क है, जो आपका स्टार्टिंग टार्क है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आपके V स्क्वायर के और रोटर के रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस सर ठीक, हाँ तो रिलेशन तो आपका ये सही हो गया, पहला वाला। ठीक। एक होता है आपका रनिंग टार्क, क्या होता है, रनिंग टार्क। अब आप हमसे पढ़ लो तो एक एक चीज जान लो, वैसे पढ़ना वढ़ना है नहीं, सर तो बेवकूफ है, वीडियो बनाते हैं। ठीक, जो आपका रनिंग टार्क होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टी आर से, किससे, टी आर। ये होता है आपका के टाइम्स SE2, यहां पे स्लिप आ जाएगा आपका, ठीक, और यह रहेगा आपका Z स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे जो टार्क होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, स्लिप के और वोल्टेज स्क्वायर के और R2 रेजिस्टेंस के नेगेटिव प्रोपोर्शनल। नोट कर लीजिए। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटर द्वारा फ्रीक्वेंसी बैक डैश के द्वारा व्यक्त की जाती है। FR इक्वल टू SF, FR इक्वल टू F/S, FR इक्वल टू S/F ऑन। देखिए कुछ बातें मैं बताने जा रहा हूं। देखिए जो आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, इसको हम लोग डायनेमिक ट्रांसफार्मर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं डायनेमिक ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या था आपका, V2 अपॉन V1। ठीक, E2 मतलब ES। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं V2 मतलब आउटपुट वोल्टेज है, या V1 सप्लाई वोल्टेज है। ER क्या है, रोटर का यूएफ है, और ये आपका स्टेटर का यूएफ है। ठीक, ये हो जाएगा आपका N2 N1, और ये हो जाएगी आपकी I1 अपॉन I2 इक्वल टू FR अपॉन F। ठीक,
इक्वल टू एस होता है, वहां पे के होता था लेकिन यहाँ पे स्लिप आ जाएगा। ठीक, तो अगर हम आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, एस इंटू V1। अगर हम रोटर का ईएमएफ निकालेंगे ER तो क्या आ जाएगा, एस इंटू ई आएगा, एस इंटू E1 आएगा। अगर हम रोड टर्न निकालेंगे N2 तो ये भी क्या आ जाएगा, एस इंटू N1 आएगा। यहां स्लिप की बात कर रहा है तो स्लिप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है, एफ आर इक्वल टू एस इंटू एफ। आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को याद रखना है, इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।